हेलो एवरीवन, मैं हूं रिंकू चौधरी और रिंकू स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अम्ल व क्षार के रासायनिक गुणधर्म। कल पढ़े थे, उससे जस्ट आगे। कल 2-3 रिएक्शन के माध्यम से समझा था, आज उससे आगे पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। अम्ल जब धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, और क्षार जब धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। इसी के अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होती है तो देखो, एक लेंगे एसिड HCl और दूसरा धात्विक ऑक्साइड है CuO। HCl है अम्ल और CuO है धातु ऑक्साइड। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो CuCl2 प्लस में H2O की फॉर्मेशन होगी। CuCl2 और H2O की फॉर्मेशन होगी। CuCl सॉरी, कॉपर के +2 चार्ज है और सिल्वर पे एल्यूमिनियम पे -2, तो CuCl। आगे है इसका नाम है कॉपर क्लोराइड और H2O है जल। HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। CuO धातु ऑक्साइड मतलब कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे कॉपर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप, हमें विलयन का रंग चेंज हो जाता है। कॉपर नीले कलर का होता है, कॉपर क्लोराइड विलयन का कलर नीला दिखाई देता है। आगे है क्षारक की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। क्षारक की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं होती। क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल करते हैं धात्विक ऑक्साइड के साथ और क्षारक करते हैं अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड वे होते हैं जो धातु का जब ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है तो अधात्विक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। इसलिए क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड जैसे CO2 ले सकते हैं। कार्बन एक अधातु है। कार्बन अधातु है, जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जो अधात्विक ऑक्साइड है। और क्षारक है NaOH, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, CaOH की होल ट्वाइस प्लस CO2। जब इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो क्या कंपाउंड बनेगा, देखो, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन गैस। जब क्षारक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं तब कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन गैस बनती हैं। यह है कैल्शियम कार्बोनेट। तथा साथ में हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। क्षारक का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड।
जब क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन गैस देते हैं, और जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कॉपर क्लोराइड और जल की फॉर्मेशन करेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड में आगे समझते हैं जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का क्या इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हेडिंग है जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का क्या क्या इफेक्ट है। अम्ल क्या करेंगे, जल की उपस्थिति में H+ आयन देंगे, जैसा कि हमने सबसे पहले पढ़ लिया था। उसी प्रकार क्षार जल की उपस्थिति में OH- आयन देते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये लिख लेते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। H+ आयन का स्थायित्व कम होता है, इसलिए ये जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेते हैं, H3O पॉजिटिव का। H+ आयन H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। ये हाइड्रोनियम आयन किस प्रकार बनते हैं, जब H+ की अभिक्रिया H2O के साथ करवाई जाती है तो H3O पॉजिटिव बनता है। इस प्रकार हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। जब ये H2O अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो देखो किस प्रकार अभिक्रिया होगी, HCl+ में H2O, तब भी ये हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन बनाएगा, H3O पॉजिटिव + Cl-। क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, ये H3O पॉजिटिव यहाँ जुड़ जाएगा। जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो भी हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, और H+ जल के साथ अभिक्रिया करेगा तब भी हाइड्रोनियम आयन बनता है। दोनों ही कंडीशन में सेम उत्पाद बनता है। आगे है क्षारक। क्षारक क्या करेंगे, जलीय विलयन में OH- आयन देंगे। क्षारक जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ये OH- आयन जब NaOH एक क्षार है उसकी जल के साथ अभिक्रिया होगी तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। NaOH एक क्षार है, जब इसको जल में इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा, Na+ और OH-। जलीय विलयन में OH- आयन दिया तो ये क्षार हैं। आगे है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये जल है, हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन, और ये NaOH क्षार है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या करता है, सोडियम धातु और हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाता है। ये है हाइड्रोक्सिल आयन। OH- का हाइड्रोक्सिल नाम होता है। ये हाइड्रोनियम है, H3O पॉजिटिव, H+ भी हाइड्रोनियम। आगे देखते हैं अपन कि अम्ल और क्षारक मिलाते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जब जल में हम अम्ल और क्षार को ऐड करेंगे तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए।
जल के साथ अम्ल व क्षारक मिलाते समय सावधानियां। मिलाते समय सावधानियां। जब जल में अम्ल और क्षार को इंक्लूड करेंगे तो क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। हमेशा अम्ल व क्षार को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए, क्योंकि अधिक तेज गति से हम मिलाएंगे तो क्षार पात्र से बाहर निकल के हमारे हाथ को जला सकता है। क्या करेंगे, हमेशा जल में अम्ल व क्षार मिलाते समय धीरे धीरे मिलाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमेशा जल में अम्ल व क्षारक मिलाते समय धीरे धीरे हमेशा जल में अम्ल व क्षारक को धीरे धीरे मिलाना चाहिए, मिलाते समय नहीं। अम्ल व क्षारक को धीरे धीरे मिलाना चाहिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट है धीरे धीरे मिलाएंगे। आगे सेकंड पॉइंट है यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, इसलिए कांच पात्र को लगातार हिलाते रहना चाहिए। यह अभिक्रिया तीव्र ऊष्माक्षेपी होती है, इसलिए कांच पात्र को लगातार हिलाते रहना चाहिए। लगातार हिलाते रहना चाहिए। क्या होगा, जब अम्ल या क्षार को जल में मिलाएंगे तो ये अभिक्रिया तीव्र ऊष्माक्षेपी अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन करती है, इसलिए कांच के पात्र को लगातार हिलाते रहना चाहिए। अगर धातु या अधातु का कोई पात्र लेंगे तो उसके साथ तो अम्ल अभिक्रिया कर लेगा, इसलिए कांच के पात्र में ये मिलाना है और कांच पात्र को लगातार हिलाते रहना चाहिए। ठीक, आगे है अम्ल व क्षारों की प्रबलता। अम्ल व क्षारक की प्रबलता कि हमें किस प्रकार पता लगेगा कि कौन सा अम्ल और कौन सा क्षार प्रबल है और कौन सा अम्ल और कौन सा क्षार दुर्बल है, कौन से ज़्यादा क्रियाशील हैं कौन से कम क्रियाशील हैं। किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसमें उसके द्वारा H+ उत्पन्न H+ आयन तथा OH- आयन के कारण बताई जा सकती है। H+ आयन और OH- आयन के माध्यम से ज्ञात की जा सकती है। किसी क्षारक या अम्ल की सांद्रता या प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयन, H+ आयन या OH- आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है।
अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी अम्ल व क्षार की प्रबलता को हम H+ और OH- आयन के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा अम्ल जलीय विलयन में ज़्यादा तीव्र गति से अभिक्रिया करके H+ आयन जितनी जल्दी हो सके देता है वही प्रबल अम्ल है। उसी प्रकार OH- आयन क्षार जब किसी जलीय विलयन में तीव्र अभिक्रिया करके OH- आयन देगा वही प्रबल क्षार है। अम्ल व क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक व सार्वत्रिक सूचक के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अम्ल व क्षार की प्रबलता हम एक सार्वत्रिक या सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अम्ल व क्षार की प्रबलता को ज्ञात करने के लिए एक सूचक है जिसे सार्वत्रिक सूचक कहा जाता है। चलो अब आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि सार्वत्रिक सूचक क्या होता है। सार्वत्रिक या सार्वभौमिक दोनों का मीन्स एक ही होता है। आगे देखते हैं सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक क्या होता है? ये अनेक सूचकों का एक मिश्रण होता है। सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक वह होता है जो अनेक सूचकों का एक मिश्रण होता है। साथ ही यह सूचक किसी विलयन में H+ आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न भागों में विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का एक मिश्रण होता है। यह अनेक सूचकों का एक मिश्रण होता है तथा अनेक सूचकों का एक मिश्रण होता है और यह सूचक किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। यह मिश्रण यह सूचक किसी मिश्रण में हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता H+ आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। जो सार्वभौमिक सूचक है वह अनेक सूचकों का एक मिश्रण होता है और यह सूचक किसी मिश्रण में से H+ आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। H+ आयन की सांद्रता कितनी है इसका मापन करता है। दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि H+ आयन की सांद्रता का मापन करता है। आगे है pH स्केल। pH स्केल pH में 7 होता है उदासीन विलयन। pH स्केल 0 से लेके 14 तक नंबर की एक स्केल होती है।
ये 0 है, ये 7 है, ये 14 है। 0 से 14 नंबर तक की एक स्केल होती है। इस पे 7 नंबर पे विलयन उदासीन अथवा लवण होते हैं और 7 से इधर 7 से कम की ओर अम्लीय तथा 7 से अधिक की ओर क्षारीय और 7 पे लवण। ये है पीएच स्केल। पीएच 7 बराबर उदासीन अर्थात लवण, पीएच मिनिमम टू 7 अम्लीय, सात से कम जिसकी पीएच होगी वे पदार्थ अम्लीय होते हैं और जिनकी पीएच 7 से अधिक होगी वे पदार्थ क्षारीय होते हैं और जिनकी पीएच 7 होती है वे लवण उदासीन होते हैं। आगे देखते हैं कि दैनिक जीवन में इस पीएच का क्या महत्व है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है। पीएच हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या काम आती है। सबसे पहला है हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। सबसे पहला दैनिक जीवन में पीएच स्केल का क्या यूज है। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच पर कार्य करता है। अगर पीएच का मान 7 से कम और 7.8 से ज़्यादा होगा तो हमारा ह्यूमन बॉडी प्रॉपर रूप से वर्किंग नहीं कर पाती। नेक्स्ट पॉइंट है वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। वर्षा के जल की पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाता है तब इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा के बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं। भवनों, बड़े बड़े इमारतों के कलर चेंज हो जाता है। जो वाइट पुट्टी होती है, संगमरमर का ताजमहल का वाइट कलर हल्का येलो हो गया अम्लीय वर्षा के कारण। दैनिक जीवन में 2 यूज पढ़ लिए अपन ने। पहला तो है हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। सेकंड है वर्षा के जल की पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाता है तब इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। आगे थर्ड पॉइंट है मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है। 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ हो जाता है अर्थात दांत टूटने शुरू हो जाते हैं। आगे है नेक्स्ट मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है। फोर्थ पॉइंट है मधुमक्खी का जो डंक है उसमें भी अम्ल होता है। मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है। अम्ल होता है और ये अम्ल क्या करता है जिसके कारण जलन व दर्द होती है। जब मधुमक्खी हमें काटती है तो हमें दर्द व जलन किसकी वजह से होता है। जो मधुमक्खी के डंक में जो अम्ल होता है उसी की वजह से।
अम्ल होता है जिसके कारण हमें दर्द व जलन होती है। इस दर्द व जलन को कम करने के लिए अपन इस पे क्षारीय पदार्थ का यूज करते हैं। नमक, आयरन ये लगाते हैं मधुमक्खी के डंक के ऊपर। आगे है लास्ट पॉइंट है, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। सबसे लास्ट पॉइंट है, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। जब पौधे प्रॉपर ग्रो करेंगे तो उन्हें एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होगी, ना तो इससे कम ना ही ज़्यादा। कम या ज़्यादा होगी तो पौधों की वृद्धि प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। आज की क्लास में इतना ही, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया, और यदि अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही रेड बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।